Please subscribe my channel, like my video and share also. हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सोल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रकाश से संबंधित है, यानी लाइट जो आपका चैप्टर है इससे संबंधित है। इसी से संबंधित मुख्य जो बिंदु है उसको समझेंगे आज। ये सुपर 30 नाम से हम लोग इसको बनाए हैं। मतलब ये कि इसमें कम से कम 30 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कम से कम हर एक, यानी यहाँ पर भी है फॉर ऑल टाइप कंपटीशन बाय राहुल सर। मतलब ये जो 30 क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, जो भी 30 क्वेश्चन बनाए गए हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। पहला नंबर बिंदु है धूप के चश्मे की दक्षता होती है। मतलब जो धूप के चश्मे होते हैं उस चश्मे की जो दक्षता होती है, अर्थात देखने की जो उसकी गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, वो कितना होता है? तो आप बताएंगे 0 डायोप्टर। कितना होता है? 0 डायोप्टर। दूसरा है जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर्स का मतलब जो शीशे में लगा लेंस होते हैं, अर्थात उसमें लगा हुआ कांच होता है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसको हम बता सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी क्या बताएंगे हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी इस सिद्धांत में क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण। मतलब आपने देखा होगा कि सूर्य जब उदय होते हैं, अर्थात सुबह के समय जब निकलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य बहुत पहले ही हमको दिखाई दे दिया, अर्थात उनका जो प्रकाश है हमें दिखाई देने लगते हैं, लालिमा दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, क्या? प्रकाश का परावर्तन। सॉरी, इसका मतलब हो सकता है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके द्वारा सूर्य की जो प्रकाशिक किरणें हैं उदय होने से पहले ही हम क्या करने लगते हैं? प्रतीत करने लगते हैं कि वास्तव में प्रकाश क्या हो गई है? निकल चुकी है। तो क्या लिखेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण हम सूर्य उदय होने से पहले ही सूर्य की लाल किरणों को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए तीसरा नंबर है कि परावर्तित यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। हमने परावर्तन लिखा है, यहाँ पे अपवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, आइए थर्ड नंबर देखते हैं कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा ये क्या करता है कि आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम ये लिख लेते हैं कि आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आपको थोड़ा ये समझना होगा कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। अभी बताइए यदि हम ये कहें कि ये आपका एक समतल दर्पण है, अर्थात कोई क्षैतिज तल है, पैरेलल में है। ठीक है, हम ये कह देते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाशीय किरणें यहाँ पे यदि आती है तो यहाँ से आने के बाद जितने डिग्री के एंगल में, जितने कोण पे आती है प्रकाशीय किरण, उतने ही कोण से दूसरी दिशा में क्या हो जाती है? निकल जाती है। और बीच में बना हुआ भाग क्या है? अभिलंब है। तो ये कहा गया कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये कि जितने एंगल से प्रकाशीय किरणें आएगी उतने ही एंगल से दूसरी दिशा में क्या हो जाती है? निकल जाती है। इसका मतलब ये था। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? आपको पता होगा कांच एक ऐसा युक्ति है जिससे प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाता है, यानी उसकी गति जो होती है न्यूनतम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? कांच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में कांच को ऑप्शन बना देना। ठीक है, चलिए अगला। पानी में पैर लटकाकर बैठा हुआ व्यक्ति का पैर मुड़ा और छोटा क्यों दिखाई देता है? आपने प्रतीत किया होगा। चलिए ठीक है, आपने पानी में पैर लटकाए नहीं होंगे तो आपने ये देखा होगा घर पे अगर किसी पात्र में बाल्टी हो, कढ़ाई हो या छोटा सा कोई अंटिल से नहीं बर्तन हो, उसमें यदि हम
किसी भी चीज को डालते हैं, चाहे चम्मच हो, कलछुल हो या किसी भी स्टिक को डालते हैं, तो आपको ये प्रतीत होता है कि वो टेढ़ी और छोटी दिखाई दे रही है। ये किसका कारण हो सकता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो हम यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं क्या? कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वस्तुएं क्या होती है? छोटी और टेढ़ी दिखाई देती है। बात समझ रहे हैं आप? यानी आप समझ लीजिए, कोई भी वस्तु कितना भी लंबा हो, अगर उसे हम किसी पानी के अंदर किसी पात्र में डालते हैं तो वो वस्तु पहले की अपेक्षा छोटी और टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है कि जब भी कोई वस्तु निर्वात से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब से दूर हो जाती है। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज एक मानिए आपका एक माध्यम है, ये माध्यम नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम कहते हैं माध्यम फर्स्ट, और ये आपका हो जाएगा माध्यम सेकेंड। मतलब ये कि इसको हम कहते हैं वैक्यूम विरल माध्यम हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? सघन माध्यम। दो माध्यम आपको दिखे। अब इस माध्यम में हम कहते हैं कि यह अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। यहां से यदि कोई प्रकाशीय किरण इस आपतन बिंदु पर आती है तो यहां से आप ये देखेंगे क्या? कि ये अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है, मतलब इधर की तरफ आ जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इस एरिया से आ रही, इतने एंगल को लेकर के आ रही है, और यहाँ आने के बाद तो अपने अभिलंब की तरफ झुक गई। इसका क्या कारण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, सपोज मानिए 50 बच्चों की भीड़ लगी है, लाइन बाय लाइन या एक गट्ठर के समान या एक इकट्ठा हुए लोगों का एक भीड़ है। उसमें यह कहा जाए एक छोटा सा बच्चे को धक्का मार के या ऐसे दौड़ाया जाए और बोला जाए कि बिल्कुल जिस एंगल से या जिस सिधाई से जा रहे हो उसी सिधाई से उस दिशा में निकल जाओ, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उस भीड़ में यानी उसकी सघनता अधिक है, जिसके कारण वो बच्चा सीधा नहीं निकलेगा, किसी न किसी दूसरे डायरेक्शन में जरूर जाएगा। इसलिए जो विरल माध्यम में निर्वात है, इसमें के अणु जितने होते हैं काफी दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम में जितने भी अणु होते हैं पास पास होते हैं। उसमें प्रकाशीय किरणें आसानी से नहीं जा पाती हैं, इसलिए वो अपने अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुकती चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल था। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला नंबर है चंद्र ग्रहण घटित होता है। आपको पता होगा अच्छी तरह से कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो आप बता सकते हैं क्या? कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। अर्थात ये कि उस दिन पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्णिमा के दिन लगता है। ये बताइए, इसमें एक और क्वेश्चन उठ सकता है। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। आपने तो ये बता दिया कि नहीं, हमने ट्रिक भी लगा दिया, आप समझ गए, चलिए पूर्णिमा के दिन हो सकता है। लेकिन आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है, तो क्या बताएंगे उस कंडीशन में? तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। मतलब हम ये हमारी अपवाद है या कल्पना है, हम लोग सोचते ये हैं कि सूर्य पूरब से निकल रहे हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो जा रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि सूर्य बिल्कुल अपने स्थिर अवस्था में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 23 सेकंड के करीब में क्या करते हैं? एक चक्कर अपने धुरी पर राउंड करती है। तो आपको पता होगा कि यदि सूर्य इस अवस्था में है और ऐसे बिल्कुल लगाए गए सूर्य का पृथ्वी का चक्कर है, यहाँ पे बिल्कुल धुरियां बनाई गई जो 23.5 अंश पे झुकी हुई है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या कर रही है? लगातार ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये बताइए, आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन। अब देखिए 1/4 का मतलब क्या समझते हैं? 1/4 का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि 365 सही 1/4 दिन जो होता है, इतने दिनों में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। और यही एक और चीज पढ़े होंगे, समझे होंगे कि एक लीप वर्ष भी होता है। तो उस लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? 4 साल। मतलब एक मतलब ये कि एक लीप वर्ष बराबर क्या होते हैं? 4 इयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 इयर्स। अब देखिए लीप वर्ष कैसे होगा? 1/4 1/4 1/4 और 1/4 जब 4 साल होगा, मतलब ये
कि 6 चौका 24 यानी 365 सही 1/4 को आपको समझना है 6 घंटे। क्या समझना है? 6 घंटे। और यही 6 घंटे 4 साल जब बढ़ेंगे तो एक दिन का निर्माण होगा, और जब एक दिन का निर्माण होगा तो 365 किस में बदल जाएगा? 366 दिन में। और जब 366 दिन बदल जाएगा तो उस समय हम एक लीप वर्ष कहेंगे। ये तो एक बेसिक सी बात थी। चलते हैं यहाँ पे, ये जो है अपनी धुरी पर पृथ्वी क्या है? 23.5 अंश लगभग झुकी हुई है। अब एक नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए यहाँ पे एक गेंद ले लेते हैं और इधर से टार्च को हम जलाते हैं। जब इस यहाँ पे गेंद लेंगे, हम टार्च को जलाएंगे तो गेंद का जो सिरा टार्च के प्रकाश के सामने रहेगा उस टाइम वहां पे उजाले रहेंगे, और जिस सिरे पे प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है इसका मतलब वो अंधेरी रहेगा। और वो अंधेरा वाला भाग जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे राउंड करेगी, धीरे धीरे अंधेरा वाला भाग क्या करेगा? वो प्रकाश की तरफ आ जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे दिन हो गया। वास्तविकता ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकेंडों में राउंडिंग करती है, लेकिन अपने जो मार्ग है, जिस वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, उसमें 365 से 1/6 दिन में क्या करते हैं? एक चक्कर लगाते हैं। सूर्य इसका मतलब क्या है? स्थिर अवस्था में है। इस चीज को हमें बिल्कुल समझना होगा, ठीक है। तो बात यहां है कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग जाते हैं। बात समझिए, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे क्या है? सूर्य है। क्योंकि आपको पता है सूर्य एक प्रकार का ग्रह है। क्या है? ग्रह है। और ये इस ग्रह में तारा भी कहते हैं इसको, एक एनर्जी का भंडार भी होता है। इसके द्वारा ही पूरे प्लैनेट्स पे जीवन संभव भी है और नहीं भी है। तो सूर्य के चक्कर लगभग सभी ग्रह लगाते हैं। सूर्य एक तारा है, एक ऊर्जा का स्रोत है। इसके सराउंडिंग में जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और पृथ्वी का इकलौता एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। मतलब ये है कि यदि पृथ्वी का चक्कर लगाते वक्त पृथ्वी और चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के मध्य में यदि चंद्रमा आ गया तो उसकी छाया पृथ्वी पे पड़ेगी, और जब पृथ्वी पे पड़ेगी तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा ढकेगा, अर्थात पृथ्वी पर इसका छाया पड़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा है। या सपोज दैट आप समझिए, ये हमारी आंख है, इस आंख के पास इस कलम को ले जाएंगे तो ये पूरा एरिया ढक जाएगा, लेकिन इस कलम को अगर यहां लेके आ जाएंगे तो इसके बराबर ही एरिया ढक पाएंगे। यानी जब पृथ्वी यहां रहेगी, यानी पृथ्वी यहां है और सूर्य जब यहां आ जाएगा, ये इस अवस्था में चल रही है और ये इसका चक्कर लगा रही है, तो ये पूरा सूर्य का चक्कर लगाएगी और ये इसका चक्कर लगाएगा। तो ऐसे लगाते लगाते जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तो इसकी छाया इसके ऊपर पड़ेगी, तो इससे पास में आने के मतलब इसकी पूरी छाया क्या करेगी? इसके ऊपर बन जाएगी, तो सूर्य क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि चंद्र ग्रहण लग गया है। और यही जब यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी छाया जब चंद्रमा पड़ेगा, इसकी छाया पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पड़ेगा तो चंद्र ग्रहण, और यहाँ पे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर लगेगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? सूर्य ग्रहण होगा। मतलब जो चीज ढकेगा उसी का ग्रहण माना जाता है। चंद्रमा के द्वारा सूर्य ढकेगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और पृथ्वी के द्वारा अगर चंद्रमा ढकेगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे था कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण जो होता है प्रतिपदा, क्या होता है? प्रतिपदा। और प्रतिपदा को हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। यानी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। तो आपको पता हो गया कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनेगी? कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आगमन हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या जब पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रमा ढक जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस टाइम चंद्र ग्रहण लग गया। जिसके ऊपर जो छाया बनती है वही ग्रहण होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला, लाल रंग को अधिक ताप पर यदि हम गर्म करते हैं तो वह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हरा। यानी लाल कांच को अधिक ताप पर अगर हम गर्म कर देते हैं तो उस कंडीशन में उसका रंग कैसा हो जाता है? तो हरा रंग का हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? हरा। क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है।
तो प्रकाश का रंग निश्चित कब किया जाता है? उसके तरंग दैर्ध्य पर। किसके ऊपर? तरंग दैर्ध्य पर। यानी लिख सकते हैं हम कि प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या की जाती है? निश्चित की जाती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो आप फटाक से बता देंगे क्या? लाल। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अनेक प्रकार के सभी रंगों के तरंग दैर्ध्य से क्या होता है? अधिक होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसके अपोजिट ये कहा जाए कि किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो आप बताएंगे क्या? नीला या बैंगनी। ठीक है, चलिए ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणों में अधिकतम कितने रंग होते हैं, तो आप बताएंगे 7। और इस 7 से ही बना है क्या? श्वेत रंग। क्या बने हैं? श्वेत। विबग्योर बोला जाता है, यानी इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, समझ सकते हैं। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और क्या होता है? रेड। यानी एक और चीज आपको बता दे रहे हैं कि यही रंग आपको इंद्रधनुष रेनबो में भी दिखाई देंगे। यही रंग रेनबो में भी दिखाई देंगे, यानी इंद्रधनुष में दिखाई देंगे। जो रंग सबसे ऊपर होता है उस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आप देखे होंगे, यानी कहने का मतलब जो कलर या जो किरण या जो रंग सबसे कम झुकता है उस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। जिस रंग का झुकाव या जिस प्रकाश किरण का झुकाव कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और जो सबसे ज्यादा झुकता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है। ये मान के चलिएगा, ठीक है। सॉरी, जिसका झुकाव अधिक होता है वो उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, और जो सबसे कम झुकता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। एक और चीज समझा दे रहे हैं आपको। आपने कभी ये प्रतीत किया होगा कि सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है। तो लालिमा क्यों दिखाई देती है? इसका भी एक कारण है। वो लालिमा बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देगा, और जब लाल रंग का दिखाई देगा तो अभी आपको हम बताए हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक रहेगा उसका जो जाने यानी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो प्रक्रिया होती है वो मैक्सिमम हो जाता है, मतलब अधिकतम हो जाता है। प्रकाश तो सभी जाते हैं एक टारगेट के पास, लेकिन सभी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होने की वजह से अपने रास्ते को बदल देते हैं, और जो रास्ता नहीं बदलता है उसी का पूरा कलर क्या हो जाता है? उस स्थान पर दिखाई देता है। और इसलिए कहा जाता है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि बेधते हुए क्या हो जाता है? बहुत दूर तक निकल जाता है। आइए आगे देखते हैं। यदि वायुमंडल न हो, मान के चलिए कि जिस वायुमंडल में हम लोग हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पशु पक्षी मानव जीवन पेड़ पौधे सभी लोग हैं, अगर वही वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से यदि आकाश को हम देखेंगे तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? तो उसका रंग बिल्कुल काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यहाँ पे लिख दे रहे हैं काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए अगला फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? मुख्य रंग का मतलब कि मेन जो रंग होते हैं, मेन जो कलर मुख्य रंग होते हैं वो फोटोग्राफी में कौन कौन से होते हैं? तो आपको नॉर्मल सी बातें पता होगा कि लाल, नीला और हरा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लाल, नीला और हरा। यानी ये होता है लाल, नीला और हरा। इस रंग से फोटोग्राफी का निर्माण होता है, इसमें उपस्थित होते हैं। अगला, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश की किरण होता है, अभी बताएं आपको कौन होता है? बैंगनी होता है। जिस रंग से हम लिख रहे हैं वही रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक। तो एक और क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि यदि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश किरण बैंगनी है तो बात कह दे सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला कौन सी प्रकाश है? तो प्रकीर्णन में सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा बैंगनी। ठीक है, प्रकीर्णन में कौन आ जाएगा? सबसे पहले बैंगनी आ जाएगा। याद रखिएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो कैमरा होता है जिसके द्वारा हम खींचते हैं फोटो, उसमें किस प्रकार का लेंस लगाए जाते हैं? तो हम लिख सकते हैं क्या? उत्तल लेंस। क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस। ये हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा
हम कैमरे में प्रयुक्त लेंस का ज्ञान कर सकते हैं, यानी कैमरे में लगा जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, आइए इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद यानी 15 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बनाए गए हैं। 15 और क्वेश्चन को देखते हैं, तभी तो सुपर 30 होगा। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पहले 15, उसके बाद से 15 और फिर से है। मानव की आंख, जो मानव आंख है, उस आंख का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव की जो आंख होती है, आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? कार्निया। क्या लिख सकते हैं? कार्निया। कार्निया पर ये मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कोई वस्तु होता है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो मानव की आंख के कार्निया के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको जिक्र करना चाहिए कि आइरिस का क्या काम होता है। तो आप बता सकते हैं आइरिस का क्या काम होता है, तो इसका मतलब होता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। यानी हम लिख सकते हैं प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना। यानी जो प्रकाश की अधिकतम, कभी देखे होंगे आपकी कहीं कहीं प्रकाश, कहीं बल्ब को या किसी चीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकाश बहुत तेज जल रहा है, तो उस अधिकतम प्रकाश की जो प्रतिछाया है वो और न्यूनतम प्रतिछाया है वो, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस करती है। यानी आइरिस के द्वारा हम प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, अधिक है तो कम करते हैं और कम है तो अधिक करते हैं। इस बात को समझिएगा। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, आपने कभी प्रतीत किया होगा कि आकाश में तारे आपको टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। वास्तव में ये तारे टिमटिमाते नहीं है, हमारा ये भ्रम है कि हमें ये महसूस होता है कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन अगर वो टिमटिमाता भी है तो किसके कारण टिमटिमाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें महसूस होता है कि वास्तव में तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। ये तो बात समझ रहे हैं आप। अगला, दूरबीन का आविष्कार कौन किया, या दूरबीन का आविष्कारक कौन है? तो आपको तो ये आसान समझ में आता होगा कि ये गैलीलियो है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे गैलीलियो ने, यानी इन्होंने ही दूरबीन का सबसे पहले आविष्कार किया था। आविष्कार करने के बाद एक और क्वेश्चन इसमें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। एक क्वेश्चन है कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है? बता सकते हैं आप अवतल लेंस किसमें प्रयुक्त होता है? और इसका सुधार हेतु, अगर किसी चीज का हमें सुधार करना है तो क्या कर सकते हैं इसके लिए कि ये अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है निकट दृष्टि दोष निवारण चश्मे में। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि मनुष्य को पास की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। आप नाम से, इस नाम से निकट दृष्टि दोष, इस नाम से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष में तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ये अपोजिट है इसका। इस नाम के ऊपर नहीं जाने हैं आपको, इसके काम के ऊपर जाने हैं। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं साफ सुथरा दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ सुथरा नहीं दिखाई देती है। इस चीज को, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उस व्यक्ति के चश्मे में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करा दीजिए, उसकी आंखें कुछ दिनों के लिए ठीक हो सकती है या उस वस्तु को, किसी वस्तु को देख सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म, प्रिज्म का नाम सुने होंगे। रंगों का वर्ण विक्षेपण एक युक्ति होता है, इसके द्वारा रंगों का विभाजन होता है। यानी प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का विभाजन का मतलब क्या है कि ये किसके कारण? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। यदि हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। क्या होता है? रंग होता है।
और विक्षेपण का मतलब क्या होता है? बिछड़ना, यानी हम कह सकते हैं अलग अलग। चलिए, विक्षेपण का मतलब क्या होता है? अलग अलग हम इसको दर्शा सकते हैं, बात वही है। यानी प्रकाश का अलग अलग करना किसके कारण? प्रिज्म के कारण। जिस प्रकार दूध और पानी हंस अलग अलग कर देते हैं, उसी प्रकार श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश है प्रिज्म के ऊपर डाली जाएगी तो वो अलग अलग सातों रंगों में क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप देखे होंगे कभी कभी किसी हॉस्पिटल या कहीं डेंजर जोन बनाए जाते हैं, उसमें इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से बने होते हैं, कुछ ऐसे बना दे रहे हैं, इस तरह से बने हुए कुछ युक्ति देखेंगे आप, ऐसे 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 करके ऐसे बनाए जाते हैं, और इधर से भी इसी प्रकार से एक बना दी जाती है ऐसे, और ऐसे बनाने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कंकाल लगाए जाते हैं, और इस कंकाल का इंडिकेशन क्या होता है? खतरा। अब जहाँ पे हड्डियां दिखाई देने शुरू हो जाएंगी वो खतरा का पहचान समझिएगा, क्योंकि वहां पे मौत बहुत करीब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का इंडिकेशन आप देखे होंगे, यहाँ पे मुंडी लगा दी जाती है, हड्डियों से कंकाल स्केलेटन लगे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। वो रंग काफी दूर से क्या कर देती है? दिखाई दे देती है। आप देखे होंगे, तो हम क्या कहेंगे? खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग, लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और ये भी कह सकते हैं कि इसका प्रकीर्णन कम होता है, यानी जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो प्रकाश दूर से नहीं दिखाई देगी, और जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वो प्रकाश काफी दूर से दिखाई देती है। अब देखे होंगे रेल में सबसे ज्यादा लाल बत्तियों का प्रयोग की जाती है। इस टाइम मौसम बिल्कुल सही बन रहा है, वायुमंडल बिल्कुल फ्रेश है, तो हम कह सकते हैं कि लाल रंग या वो प्रकाश काफी दूर से ही दिखाई दे देगा। लेकिन आप देखे होंगे ठंडे के मौसम में, जाड़े के मौसम में जब कोहरे पड़ जाते हैं तो ट्रैक से यानी ट्रेन स्टेशन से काफी दूर पे लगे हुए जो पोल होते हैं जिसमें लाल रंग की बत्ती स्टॉप होने का जो संकेत करती है वो दिखाई नहीं देती है। इस कंडीशन में अनेकों प्रकार के नियम आप लगा लेंगे फिर भी वो कोहरे जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि लाल रंग का हम बत्ती जला देते हैं, जिसके द्वारा वो बत्ती काफी दूर से ही दिखाई दे, क्योंकि उस रंग का यानी उस लाल रंग का अत्यधिक तरंगदैर्ध्य होता है। वो कोहरे घने वस्तु सबको चीरते फाड़ते हुए या बेधते हुए क्या करती है? काफी दूर से दिखाई देती है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। हम ये सभी मानव जाति फीमेल्स छोड़ करके मेल्स में देखें तो यदि मान लीजिए दाढ़ी की जो भाग है उस दाढ़ी को बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग की जाती है, क्या की जाती है, किस लेंस का प्रयोग की जाती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा क्या करते हैं हम कि दाढ़ी बनाने का प्रयोग करते हैं। इनसे क्या होते हैं कि जो भी बाल होते हैं काफी बड़े बड़े और मोटे मोटे दिखाई देते हैं, जिसके द्वारा उसको साफ करने में दिक्कत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसके द्वारा होता है ये? तो अवतल, यहाँ पे अवतल लेंस बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से देख लेते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए अगला, मानव आंख को रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव जो आंख है, मानव मनुष्य की जो आंख है उसकी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। अगर वास्तविक नहीं बनता तो हम यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति का सिर नीचे हो जाता और पैर ऊपर प्रतीत होता, तो हम उस व्यक्ति की पहचान अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है, अगला, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम टिक लगा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट का, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में आ सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें। पूर्ण जो सूर्य ग्रहण आप देखे होंगे, आज से 4-5 साल पहले एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, जिस टाइम सूर्य पूर्ण तरह से ढक गया था, दिन में ही तारे दिखने लगे थे, अंधेरा हो गया था। उस कंडीशन में आपसे पूछा जा सके कि अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो पूर्ण रूप से कितने समय के लिए ढकता है, तो आप लिख सकते हैं क्या? 250 सेकंड।
कितने सेकेंड? 250 सेकेंड लगते हैं, यानी उसको पूरी तरह से ढके हुए रहने में, यानी इससे अधिकतम समय नहीं लगते हैं। ठीक है, तो 250 सेकेंड लग जाता है या लगे रहते हैं जब पूरी सूर्य ग्रहण हो जाता है तब। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो आपको पता होना चाहिए, यदि इंद्रधनुष इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से अगर 7 रंगों को लेकर के बन रहा है, इस टाइप से अगर बन रहा है 7 रंगों को लेकर के, तो ये बताइए ये वाला अधिकतम झुका है कि ये वाला अधिकतम झुका है? तो आप बताएंगे कि इस वाले रंग का अधिकतम झुका हुआ है। तो जब ये वाला रंग अधिकतम झुका है, इसका मतलब क्लियर से है कि ये वाला रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। कैसा होगा? बैंगनी होगा। और जो रंग सबसे कम झुकता है, जिसका झुकाव कम होता है, सीधी अवस्था में निकलने की क्षमता अधिकतम होती है, वो निश्चित रूप से कौन सा रंग होता है? लाल होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, तो वो प्रकाशीय किरण ज्यादा झुकता नहीं है, सीधा ही निकलता है, तो ये वाला सिरा लाल हो जाएगा। तो इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं क्या? लाल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि निवारण किस लेंस से किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो जब दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए पहले समझिए, दूरदृष्टि दोष में उस मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए उस वस्तु यानी उस व्यक्ति की आंखों में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? उत्तल लेंस, यानी इसका प्रयोग करके उस व्यक्ति की आंखों की जो दृष्टि दोष है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है कैसा? व्हाइट होता है, मतलब कैसा? सफेद होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में क्या? सफेद। यानी इतने रंगों का अनुपात एक दूसरे से मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो वो रंग कैसा बन जाता है? सफेद बन जाता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिला देते हैं तो उसका परिणामी रंग कैसा बन जाता है? तो आप बताएंगे क्या? सफेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये आपका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। आपको कुछ थोड़ा सा और समझा देते हैं इसके बारे में। 25 सेंटीमीटर होता है, ये इसका वास्तविक मान होता है। अब देखिए, आप नियमता पढ़ते होंगे, पढ़ने के दौरान आपने देखा होगा कि किताब को जितने पास लाते हैं उतने ही आंखों के द्वारा उसको देखने की जो समंजन क्षमता है बढ़ानी पड़ती है। यानी जितना पास लाएंगे बहुत कठिनता से, बहुत मुख्य रूप से मेहनत करके उस चीज को देखना होता है और काफी देर तक देखते हो तो सिर दर्द करने लगता है। इसका मतलब ये दक्षता बनाई गई है, ये समंजन बनाया गया है कि उस किताब को आप मैक्सिमम या मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर रख करके आप पढ़ते हैं तो वो अक्षर आपको स्पष्ट रूप से क्या करते हैं? दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, जिनकी आंखों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है, वो स्पष्ट रूप से किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर दूर रख के वस्तु को देख सकता है। उससे पास लाएंगे तो नहीं देख पाएंगे। इतना बड़ा लिखा गया है, रेफिलो लिखा गया है ना, इसको यहां तक पढ़ लेंगे, यहां तक पढ़ लेंगे, लेकिन यहां ला देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूनतम दूरी 25 होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से पास आएगा तो वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और इस क्वेश्चन यानी सुपर 30 जो स्पेशल भौतिक विज्ञान से लाइट वाले चैप्टर से लिए गए थे, उसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में क्या प्रभाव होता है? अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी इसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं होती है या नहीं देती है, यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं देती है। तो क्या है? निकट दृष्टि दोष में उस वस्तु को नजदीक की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका निवारण कैसे होगा? तो दूर की वस्तु देखना है तो यहाँ पे निवारण लिख करके और हम बता सकते हैं क्या? अवतल, यानी अवतल लेंस हम उसकी आंखों के में प्रयुक्त कर देंगे, अर्थात उनके चश्मे में, तो व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो ये थे आज के सुपर 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही मुख्य रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट
पॉइंट है। और जीएस यानी भौतिक विज्ञान स्पेशल के नाम से हमने इसको बनाया है, यानी फॉर ऑल टाइप कंपटीशन बाय राहुल सर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रकाश से संबंधित सभी क्वेश्चन अब तक बताया गया है आपको। आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो या पूरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज अगर अच्छे लगे तो इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, तथा मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके लिए ऐसे ही प्रतिदिन प्रत्येक दिन अपने मेहनत के द्वारा पूरे क्वेश्चन को लाते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.